हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। कोई भी ऐसी साइंस जो कि हमें सराउंडिंग से कम टेम्परेचर रखना और उसे मेंटेन करना सिखाती है उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जो है वो किसी भी सब्सटेंस से हीट को बाहर निकालकर उसे चिल या फ्रीज करने में हेल्प करता है या फिर उसी से डील करता है। आर्टिफिशियल जब भी हम आर्टिफिशियली हीट को बाहर किसी भी सब्सटेंस या स्पेस से बाहर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेस या फिर सब्सटेंस के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेशन जो होता है वहां पे कोई भी जो सब्सटेंस है जो लो टेम्परेचर पे है उससे हीट को कंटिन्यूसली निकाला जाता है और दूसरे सब्सटेंस को दे दिया जाता है या दूसरे सिस्टम को दे दिया जाता है जो कि ज्यादा टेम्परेचर पर होता है। रेफ्रिजरेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लो टेम्परेचर पे है उससे हीट निकालेंगे और उस हीट को किसी ऐसे सब्सटेंस को या सिस्टम को दे देंगे जो कि ज्यादा टेम्परेचर पर है। इस काम को करने के लिए हमें किसी ना किसी मैकेनिकल वर्क की जरूरत होती है और ये जो मैकेनिकल वर्क होता है जो कि हमें चाहिए वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करता है। वहीं जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो किसी भी रीजन या स्पेस के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनिनेस और एयर मोशन को कंट्रोल करने को ही हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। वहीं अब शुरुआत करते हैं हीट इंजन से। हीट इंजन जो होता है कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करवाते हैं हीट से। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम को या डिवाइस को हीट देते हैं जिसकी हेल्प से आपका सिस्टम जो है आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करके देता है। वहीं हम नॉर्मल एक हीट इंजन के डायग्राम को या हीट इंजन के प्रोसेस को समझे तो हम इस डायग्राम के बेस पे समझ सकते हैं। ये आपका हीट इंजन है जिसको कि दो अलग अलग टेम्परेचर सोर्सेज से दो अलग अलग टेम्परेचर से कनेक्ट किया गया है। पहला टेम्परेचर जो हाईयर टेम्परेचर है उसको हम सोर्स कहते हैं जहां से आपके हीट इंजन को हीट जो है वो डिलीवर की जाती है। वहीं दूसरा जो टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर वाली बॉडी होती है उसको हम सिंक कहते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर वाला होता है जिसमें कि आपका बचा कुचा हीट जो है जाता है। जब भी हम किसी भी हीट इंजन या मशीन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग एक रेशियो से डिनोट करते हैं। एक हमें क्या चाहिए, जो रेशियो लिया जाता है वो हमें क्या चाहिए और उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इस चीज का वो रेशियो होता है। उसको हम लोग थर्मल एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं। यहां देखिए आप लोग जो हीट दे रहे हैं हीट इंजन को वो ये है कि आपको चाहिए क्या, मतलब आपको क्या देना पड़ रहा है, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको क्या देना पड़ रहा है। और ये जो वर्क है जो आपको मिल रहा है ये वो है कि जो आपको उस मशीन से चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए उस वो डिवाइडेड बाय जो भी आपको देना पड़ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये वर्क आउटपुट है जो आपको मिल रहा है उसको जब आप जो हीट आपने सप्लाई की है उससे डिवाइड कराएंगे तो आपको थर्मल एफिशिएंसी जो है वो मिलने वाली है। या फिर हम कह सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, आपके हीट इंजन ने जो भी हीट रिसीव करी है उसको कितना यूजफुल वे में यूटिलाइज किया है, उसका कितना परसेंट जो है उसने यूटिलाइज किया है, उसको आप थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से बात करें तो जो आपका वर्क है वो Q1 माइनस Q2 होता है। आपने यहाँ हीट इंजन को Q1 दिया है, हीट दिया है जिससे कि उसका कुछ वर्क प्रोड्यूस हुआ और जो लेफ्ट आउट हीट है वो उसने किसको दे दी है, सिंक को दे दी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका वर्क रहने वाला है वो Q1 माइनस Q2 रहने वाला है। तो उसी के बेस पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आपका वर्क जो रहेगा वो Q1 माइनस Q2 रहेगा। तो आपका नेटवर्क आ गया Q1 माइनस Q2, टोटल हीट सप्लाइड है Q1, तो आपका जो थर्मल एफिशिएंसी रहने वाला है वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका हीट जो है Q1 हीट जो है आपका हीट इंजन रिसीव कर रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स T1। वहीं आपकी कुछ हीट जो है वो पार्शियली कन्वर्ट हो रही है किस में, वर्क में, मैकेनिकल वर्क W में।
और जो लेफ्ट आउट हीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है आपके लो टेम्परेचर सिंक पे एट टेम्परेचर T2। ये एक साइक्लिक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके बेस पे आप थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो हम लोग जो है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में बात करेंगे। जो आपके रेफ्रिजरेटर्स या हीट पंप होते हैं वो रिवर्स हीट इंजन होते हैं। यहाँ पे जो आपके हीट और वर्क की इंटरेक्शन की डायरेक्शन है वो हीट इंजन से अपोजिट होती है। यहाँ पे आपका क्या था कि हीट इंजन में आपका Q1 जो है वो अंदर आ रहा था, Q2 बाहर जा रहा था, सिंक पे जा रहा था। जबकि आपके रेफ्रिजरेटर हीट पंप में क्या होने वाला है, Q2 अंदर जाने वाला और Q1 जो है वो बाहर जाने वाला है। तो जो ये डायरेक्शन आपके हीट और वर्क की वो चेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है। ये आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में आपके हीट और वर्क की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे जब हम लोग मशीन्स की बात करेंगे कि लो टेम्परेचर लेवल से आप हीट जो है लो टेम्परेचर लेवल बॉडी से आप लोग हीट रिमूव कर रहे हैं और उसको हाई टेम्परेचर लेवल पे आप लोग दे रहे हैं, वो जो काम होता है, ये जो काम है ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का काम होता है। यहाँ पे जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो किसी भी कूल्ड स्पेस में से हीट को कंटिन्यूसली रिमूव करते रहना आपके रेफ्रिजरेटर का काम होता है। वहीं जब आप हीट पंप की बात करते हैं तो हीट पंप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी जो जगह आपकी वार्म है, गर्म है, किसी सराउंडिंग से हीट उठा के उस गर्म वाली जगह पे हीट को छोड़ना आपके हीट पंप का काम होता है। वहीं आप लोग रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की जब बात करते हो तो इनकी परफॉर्मेंस को आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे एक्सप्रेस करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। वहीं जब हम लोग रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की बात करते हैं तो नॉर्मल आप इनके डायग्राम्स को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम्स आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के काम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जब हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, ये आपका रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। ये सराउंडिंग टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे काम करता है। यहाँ पे आपका सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन किया गया है और ये जो जगह है जिसको आपको ठंडा करना है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है। आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो मेनली आपके फूड आइटम्स और ड्रग्स को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने के काम में आता है। सोर्स और सिंक जो आपके होते हैं इनके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि होता क्या है कि आपने अपने रेफ्रिजरेंट को कुछ वर्क दिया है, इस वर्क की हेल्प से ये क्या करेगा, आपकी जो जगह आपको ठंडी करनी है वहां से आपकी ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा इस वर्क की हेल्प से, वर्क इनपुट की हेल्प से। और वहां से जब ये हीट आपके पास आ जाएगी वो रेफ्रिजरेंट की हेल्प से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसे बाहर सराउंडिंग को देगा। तो यहाँ पे जो आपका मेन काम हो रहा है या जो डिजायर्ड इफेक्ट है, हम लोग जब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो रेशियो होता है डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट का। तो यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेटर का मेन काम है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है, स्पेस जो आपको जगह ठंडी करनी है उससे जो हीट वो बाहर निकालेगा वो आपका मेन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट होने वाला है। तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है आपकी ठंडे वाली जगह से हीट को बाहर निकालना। तो यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट रहने वाला है वो Q2 रहने वाला है। तो Q2 आपका डिजायर्ड इफेक्ट की जगह आएगा और वर्क इनपुट जो आपका रहेगा वो Q1 माइनस Q2 रहने वाला है। तो आपका जो COP रहेगा रेफ्रिजरेंट का वो Q2 अपॉन W मीन्स हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट। तो Q2 अपॉन W आएगा आपके पास। यहाँ पे W क्या है आपका Q1 माइनस Q2 अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपका COP जो रहने वाला है रेफ्रिजरेटर का वो Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 रहने वाला है। वहीं जब हम लोग हीट पंप की बात करते हैं तो हीट पंप में क्या होता है, सेम रेफ्रिजरेटर वाला ही डायग्राम है। कंडीशन ये हमने हीट पंप लगाया। हीट पंप जो होता है वो हाइयर टेम्परेचर पे हीट को देने के काम आता है। ये लो टेम्परेचर से हीट को बाहर निकालता है और हाइयर टेम्परेचर पे उसे डिलीवर कर देता है। वहीं जब हम लोग यहाँ पे इसके डिजायर्ड इफेक्ट की बात करते हैं तो हीट पंप का जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो है हीट को बाहर फेंकना। तो यहाँ पे ये Q1 हीट को बाहर फेंक रहा है, तो डिजायर्ड इफेक्ट की जगह पे आपका क्या आने वाला है, Q1 आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपकी COP रहने वाली है हीट पंप के लिए वो हीट रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर होने वाली है। हीट रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर टू वर्क इनपुट।
तो हाई हीट रिजेक्टेड की बात करें तो जो हमने हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट किया है वो Q1 है, तो Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 आपके रेफ्रिजरेटर का हीट पंप का COP होने वाला है। जब आप Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 की बात करेंगे तो Q1 को आप Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 से भी डिनोट कर सकते हैं। Q1 की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल लीजिए, तो Q1 माइनस Q2 जो होगा वो आपका वर्क हो जाएगा, वर्क प्लस Q2। वहीं जब इसको आप ऊपर लिखेंगे W प्लस Q2 तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं, W अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। W क्या था, Q1 माइनस Q2 था ना, Q1 माइनस Q2 से Q1 माइनस Q2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया और आपके पास रह गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये देखेंगे आपकी Q2 और Q1 माइनस Q2 जो है वो COP होता है किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो आप लोग COP ऑफ हीट पंप को 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं। कभी आपको रेफ्रिजरेटर की COP गिवन है तो आप उसमें डायरेक्टली 1 प्लस कर दीजिए, आपके पास हीट पंप की COP भी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी आ जाएगा। वहीं जब हम लोग रेफ्रिजरेटर की COP की बात करते हैं वो या तो 1 से कम होती है या 1 से ज्यादा होती है, पर लेकिन मेनली जो ज्यादातर हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स रहती है उनकी जो COP है वो 3 से 4 के बीच में होती है। जो COP जितना कम जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, मतलब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं T1 और T2 की, जितना कम आपका सराउंडिंग और स्पेस बीइंग कूल्ड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम रहेगा, जितना कम वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका COP रहेगा। वहीं जब हम लोग हीट पंप की बात करते हैं तो जो हीट पंप की COP होती है वो हमेशा आपकी रेफ्रिजरेटर की COP से 1 ज्यादा होती है। वही आपने इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। हम लोग हीट पंप की COP को कभी कभार एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो से भी डिफाइन करते हैं या टर्म कर देते हैं, उसे कह देते हैं कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो है हमारा। वहीं जब हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो लोअर टेम्परेचर से जो भी हीट आप बाहर निकाल रहे हैं, जो हमने अभी बात की थी, उसी को आप क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। एक टर्म होता है थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और वर्क इनपुट की जो थियोरेटिकल वैल्यूज हैं उनके बेस पे जो आपकी COP आप कैलकुलेट करते हैं, जो थियोरेटिकल वैल्यूज के बेस पे कैलकुलेशन होती है उसे आप थियोरेटिकल COP कहते हैं। वहीं जो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या वर्क इनपुट की एक्चुअल वैल्यूज आती हैं, उन एक्चुअल वैल्यूज के बेस पे जब आप COP देखते हैं तो उसे आप एक्चुअल COP कहते हैं। जो आपका थियोरेटिकल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है या वर्क इनपुट है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में यूज करके, अप्लाई करके आप कैलकुलेट करते हैं। वहीं जो आपका एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या वर्क इनपुट होता है वो जब आप लोग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स का टेस्ट रन करते हैं, मतलब उनकी टेस्टिंग करते हैं रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स की, तब आपको वो एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या एक्चुअल वर्क इनपुट मिलता है, जिसके बेस पे आप एक्चुअल COP जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें एक और टर्म के बारे में सीखना होता है जिसको हम रिलेटिव COP कहते हैं। जब हम रिलेटिव COP की बात करते हैं तो आपका एक्चुअल COP और थियोरेटिकल COP का जो रेशियो होता है उसको आप रिलेटिव COP कहते हैं, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। फिर आपका रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी आता है। जब हम रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो COP ऑफ साइकिल और COP ऑफ कार्नोट साइकिल का रेशियो होता है, जो कि सेम टेम्परेचर रेंज पे काम कर रहे होते हैं। मतलब आपका जो साइकिल है और रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है और जो कार्नोट साइकिल है वो सेम टेम्परेचर रेंज पे काम करेंगे, और उन दोनों की COP का जब हम रेशियो देखेंगे, रेशियो लेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आप जब एक सिंगल मशीन यूज करते हैं तो वो आपकी कूलिंग और हीटिंग के फंक्शन को भी एक साथ फुलफिल कर सकती है। ऐसी मशीन भी अवेलेबल है जो कि आपकी कूलिंग भी करेगी और आपके लिए हीटिंग का काम भी करेगी। मान लीजिए हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर जो है वो फूड को कूल करने के काम आता है, ठीक है। और हीट पंप जो है, और बाद में आपका जो ये है हीट पंप की तरह वो वाटर सिस्टम को हीट करने के काम में भी आ सकता है। तो ऐसी कोई मशीन जो ये दोनों काम कर सके वो एक साथ आपके दोनों फंक्शंस को पॉसिबली कर लेती है। वहीं अब हम अगले जो टॉपिक की बात करेंगे वो है रेटिंग या फिर कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग यूनिट, कि हम लोग किस तरीके से किसी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट को रेट करते हैं या उसकी कैपेसिटी को जज करते हैं, ठीक है। तो वो
इसके मेनली जो आपकी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट होती है वो आपकी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। जब हम 1 टन रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो आपके किसी भी लिक्विड को 1 टन लिक्विड को फ्रीज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के अंदर जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको चाहिए उसे आप 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। आपके पास 1 टन लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, 24 आवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं। तो उसको फ्रीज करने के लिए जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको चाहिए उसको आप 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब 210 किलो जूल पर मिनट एनर्जी होता है, या फिर 3.5 किलो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, या फिर 3.5 किलो वोट भी कह सकते हैं। वहीं जो अगला टर्म हमारा हमें देखने को मिलता है वो है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। आपका जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो मास की यूनिट नहीं है, वो रेट ऑफ कूलिंग को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। यहाँ पे आप रेट ऑफ कूलिंग को मेजर कर रहे हैं। तो जो आपकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी रहेगी वो डिसाइड करने वाली है कि मास फ्लो रेट जो है आपके वर्किंग सब्सटेंस का स्पेसिफाइड कंडीशंस में क्या रहने वाला है। जब हम मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो ये रेशियो होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर यूनिट मास का। तो आपके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को 1 टन रेफ्रिजरेशन के इक्विवेलेंट करने के लिए आपको जो पावर चाहिए होती है उसके बेसिस पे, उस पावर के बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या फिर मोटर साइज जो आपको चाहिए उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हीट रिमूवल रेट है आपका, या हम कहें हीट रिमूवल रेटिंग का रेशियो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम की एनर्जी इनपुट के साथ, उसे हम एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, जिसके बेस पे हम लोग मोटर साइज को कैलकुलेट करते हैं। वहीं नेक्स्ट हम लोग कुछ मेथड्स की बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड जो है यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो इवेपोरेशन है। होता क्या है कि जब भी आपका लिक्विड जो है इवेपोरेट होता है तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। आपके लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत होती है। तो इतनी ही हीट वो क्या करता है, सराउंडिंग से उठा लेता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के जितनी ही हीट आपका वाटर जो है या लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से उठाएगा, जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। उसी चीज को आप क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। या फिर हम कहें जैसे ह्यूमन बॉडी की स्किन से जब मॉइस्चर इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी जो है वो हमें ठंडी ठंडी महसूस होती है। या फिर आप दूसरे एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो आप लोग क्या करते हैं, जब आपको पानी जो है आपका उसको ठंडा करना होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो आप पोरस अर्दन पोर्ट्स को यूज करते हैं, जिसको आप हिंदी में मटका भी कहते हैं। तो वहां से जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू आपका पानी जो है इवेपोरेट होता रहता है और वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका एक काफी पुराना मेथड है इवेपोरेशन का, जिसको कि आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए यूज करते आए हैं। वहीं दूसरा मेथड जो है रेफ्रिजरेशन का आपका वो है डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट्स इन वाटर। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ सर्टेन टाइप्स के सोल्ट्स को पानी में डिसोल्व करते हैं। ये सोल्ट्स क्या करेंगे, ये आपके पानी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिसके हेल्प से आपका एक रेफ्रिजरेटिंग बाथ तैयार हो जाता है कूलिंग सब्सटेंस का। या हम कहें जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है आपका, उसको जब आप पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो पानी के टेम्परेचर को -20 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। वहीं जब आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो वो पानी के टेम्परेचर को -50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। तो इनकी हेल्प से भी आपका क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट्स की हेल्प से। तो इन सोल्ट्स को जब आपको रिकवर करना है, तो पानी से रिकवर करना है, तो आपको इवेपोरेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बेस पे आप इसको सोल्ट्स को आप अपने वाटर से रिमूव कर सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें कि जो आपके ये डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट्स हैं वाटर में, इसको ज्यादातर यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है इसका वो बहुत कम होता है और सोल्ट को वापस पानी से निकालना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। थर्ड प्रोसेस जो आपका रेफ्रिजरेशन का वो है आइस रेफ्रिजरेशन। आइस रेफ्रिजरेशन में क्या होता था, पुराने टाइम में नेचुरल आइस या फिर आर्टिफिशियली जो आइस प्रोड्यूस की गई है उसको आपके मटेरियल के या
उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाया जाता था जिसको आपको ठंडा करना है। तो आपकी आइस जो है वो मेल्ट होती चली जाती थी उस सब्सटेंस से हीट एब्जॉर्ब करते हुए, और आपका जो सब्सटेंस था वो कूल हो जाता था। नेक्स्ट मेथड जो है रेफ्रिजरेशन का वो है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, या फिर आप सब्लिमेशन कह सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज की जाती थी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को, फेज को चेंज करवाने के लिए। यहाँ पे होता क्या था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी फेज जो है चेंज कर लेता था सॉलिड से लिक्विड में या सॉलिड से वेपर में, डायरेक्टली वेपर में, ये लिक्विड फेज में नहीं आता था। अब जब ये फेज चेंज करता था तो ये क्या करता था कि आपके सब्सटेंस से ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता था और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता था उस सब्सटेंस को। वहीं नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा केमिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड जो है इसमें केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से आप अपने सब्सटेंस को कूल करते थे। वहीं नेक्स्ट मेथड है हमारा एयर और गैस रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर्स को कम करके आपकी गैस को एक्सपेंड कराया जाता है, जिसकी वजह से आपकी गैस में फेज चेंज के बिना ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है थ्रोटलिंग प्रोसेस। जब हम थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फ्लूइड को एक्सपेंड कराया जाता था हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, और इसी की वजह से जब आपके फ्लूइड को किन्हीं ऑब्स्ट्रक्शन से पास किया जाता था तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे। तो उनका प्रेशर और टेम्परेचर जो है इस तरीके से वेरी हो जाता था कि वहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता था। नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो है वो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में आप लोग नेचुरल केमिकल मेथड्स का यूज करते थे। यहाँ पे हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता था सब्सटेंस या स्पेस से और उसे एक ऐसे सिस्टम में पंप किया जाता था जहां पे आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपके मेथड आते हैं वो नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन, थर्मो एकॉस्टिक या वोटेक्स ट्यूब्स। अगर हम थर्मो एकॉस्टिक की बात करें तो यहाँ पे साउंड वेव्स का यूज किया जाता था। साउंड वेव्स को प्रेशराइज्ड गैस के साथ यूज करते थे हम लोग, गैस में यूज करते थे ताकि हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। वहीं वोटेक्स ट्यूब जो होती थी उसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते थे स्पॉट कूलिंग के लिए। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशन के जो पुराने टाइम में यूज किए जाते थे। अगर हम नॉर्मली रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप लोग के रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। जब हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करते हैं तो हम अपने ईटेबल्स को, ड्रिंक्स को या मेडिसिन को प्रिजर्व करते हैं कम टेम्परेचर पे। जब कमर्शियल पर्पस की बात करते हैं तो जब आपके रेस्टोरेंट, होटल, रिटेल स्टोर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस में स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग या प्रोसेसिंग के लिए आपके रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में बात करते हैं तो आइस या लार्ज फूड प्लांट्स आपके होते हैं, चिलिंग या स्टोरिंग के लिए भी यूज किया जाता है आपके बिवरेजेस को, मीट को, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को। वहीं फूड प्रोडक्ट और फार्म क्रॉप्स को भी प्रोसेसिंग के लिए आप इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। टेक्सटाइल, प्रिंटिंग वर्क और फोटोग्राफिक मटेरियल्स में की प्रोसेसिंग के लिए भी आप अपनी रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन आपके रेफ्रिजरेशन